स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, सामान्य ज्ञान की इस ऑनलाइन कोर्स सीरीज में आज हम आपके ला रखे हैं उत्तराखंड व भारत के वनों का इतिहास पार्ट 3। आपको बता दो कि यहाँ पे जो हमारी ये वनों की सीरीज चल रही है, इसमें अभी तक मैं 2 वीडियो लेके आ चुका हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था भारत में वन अधिनियम, जो वन कानून है, वन एक्ट है, उनके बारे में। और जो सेकेंड वीडियो थी उसमें मैंने आपको यहाँ पे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, यानी जो भारत में वनों से संबंधित योजनाएं लागू की गई थी, जो पॉलिसीज बनाई गई, उनके बारे में डिटेल्स वहाँ पे चर्चा की थी। तो यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उन वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको वहीं से मिलेगा। और आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जो मैंने इस वीडियो में जो टॉपिक आज बता रखे हैं यहीं से पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैंने आज प्रमुख स्थापनाएं, जो भी वनों से संबंधित प्रमुख कदम उठाए गए हैं सरकार द्वारा, उन सबको यहाँ पे एक ही वीडियो में यहाँ पे लाने की कोशिश की है। इसलिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपके ला रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसमें आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान डिटेल नोट्स, उत्तराखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट और उत्तराखंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रीवाइज ईयर पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपको जाना है अपने गूगल प्ले स्टोर में और यहाँ पे सर्च करना है उत्तराखंड जीके ऐप। यहाँ पे उत्तराखंड जीके ऐप आपको सर्च करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तराखंड जनरल नॉलेज 2020 के नाम से हमारा ऐप है और एसजे ग्रुप का ऐप है। तो इस ऐप को आपको इस क्लिक करना है और इसको आपने इंस्टॉल कर देना है और इसका आपको लुत्फ उठाना है। और अगर आपको ये ऐप अच्छा लगता है तो इसको आपको 5 रेटिंग देनी है और साथ ही साथ इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे उत्तराखंड में भारत के वनों का इतिहास पार्ट 3। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आता है दून में वन संग्रहालय की स्थापना कब हुई। कई बार डायरेक्ट ये क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है। तो 1914 में दून में वन संग्रहालय की स्थापना हुई। देखो, वन संग्रहालय हो गया, वन अनुसंधान हो गया, FRI, वो भी देहरादून में स्थित है। मैंने पिछली वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में आपको वही बताया था FRI की स्थापना कब हुई थी, क्या क्या उसके नाम चेंज किए गए बाद में। तो सारी चीज़ मैंने वहाँ पे आपको बता रही कि FRI के बारे में, और उससे बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो ये संग्रहालय का मतलब होता है किसी चीज़ को संग्रहित करना। तो जो क्या होते हैं वनों में जो प्लांट्स हैं या जो अन्य पादप्स हैं, अगर वो विलुप्त होने की कगार में हैं तो उनको क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। तो इसे कहते हैं वन संग्रहालय है। ठीक है, तो वन संग्रहालय कहाँ है? देहरादून में स्थित है, जिसकी स्थापना 1914 में हुई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड में वन पंचायतों का गठन कब किया गया। तो 1931 में उत्तराखंड में वन पंचायतों का गठन किया गया। आपको बता दें कि उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है भारत का जहाँ पे वन पंचायतों का गठन किया गया, और सबसे पहले वन पंचायतों का गठन कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में ही किया गया। तो 1931 में उत्तराखंड में वन पंचायतों का गठन किया गया था। और उसके बाद देहरादून में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब हुई? तो ये होता 1948 में। तो ये 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इनसे, ये आपको नोट करने हैं। उसके बाद आता है वन महोत्सव। तो वन महोत्सव की शुरुआत किसने की, यानी स्थापना कब हुई थी? 1950 में। और किसने की थी इसकी शुरुआत? तो वो की थी KM मुंशी, जो कि तत्कालीन कृषि मंत्री थे। और उद्देश्य क्या था इसका, वन महोत्सव का? तो वन महोत्सव का जो मुख्य उद्देश्य था वो था अधिक से अधिक वन लगाओ अभियान। क्योंकि जो भी वन है, पेड़ हैं, पादप्स हैं, प्लांट्स हैं, वो क्या है, मानव ही नहीं बल्कि जितने भी अन्य प्राणी पृथ्वी में पाए जाते हैं, पृथ्वी में रहते हैं, वास करते हैं, उन सबका जीवन का आधार क्या है? पेड़ पौधे हैं। इसलिए यहाँ पे ये अभियान चलाया गया कि अधिक वन लगाओ अभियान, ताकि अधिक से अधिक यहाँ पे क्या होंगे, जो अधिक से अधिक क्षेत्र है, कोई बंजर भूमि है, तो अधिक से अधिक को क्या हो जाए, वहाँ पे वनों को लगाया जा सके। तो इसी को कहा गया, इसी को क्या नाम दिया गया? वन महोत्सव के नाम से जाना गया। और तब से यानी 1950 से लेकर आज तक ये हमेशा वन महोत्सव मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है ये? तो ये मनाया जाता है जुलाई के प्रथम सप्ताह में, वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जुलाई का प्रथम सप्ताह। और आज भी लोग इसको क्या करते हैं, बढ़िया तरीके से मनाते हैं। इस सप्ताह में पेड़ लगाते हैं और उनको संरक्षित करते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय वन्य प्राणी बोर्ड, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। तो इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि यहाँ पे जो क्या है, जितने भी वन्य जीव प्राणी हैं, कोई अगर विलुप्त हो रहा है, मतलब किसी को क्षति नहीं पहुंचानी है। पहले क्या होता है, यहाँ पे जो जीव हैं उनका शिकार किया जाता, या पेड़ पौधों को बहुत ज़्यादा तरीके से, मतलब बहुत ज़्यादा काटा जाता। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया था कि मतलब जो प्रकृति की काफ़ी क्षति हो गई थी, प्रकृति का ह्रास काफ़ी बढ़ गया था। इसलिए यहाँ पे सरकार ने अलग अलग तरीके से अलग अलग नियम कानून बनाए, और इनमें से एक प्रमुख क्या था? भारतीय वन्य प्राणी बोर्ड, जिसकी स्थापना 1952 में हुई।
उसके बाद आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन मतलब होता है किसी चीज़ को संरक्षण देना, किसी चीज़ को सुरक्षित रखना। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत क्या हुआ, इसकी जो प्रमुख पॉइंट है वो है वन्य जीव को प्रदेश की सूची से केंद्र की सूची में स्थानांतरित करना। तो पहले क्या होता है कि जितने भी वन्य जीव हैं या वनों से संबंधित जो नियम कानून रहते हैं वो क्या होते हैं, उस राज्य की सरकार के पास रहते थे। लेकिन अब क्या होने लग गया, केंद्र जो भी वनों से संबंधित जो भी नियम कानून थे केंद्र उनको अपने हाथों में लेने लग गई थी। तो इनमें से जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत जो वन्य जीव थे उनको प्रदेश की सूची से हटाकर केंद्र की सूची में रखा गया। और दूसरा पॉइंट है इसका संकटग्रस्त जीवों व विलुप्त होने वाले जीवों का संरक्षण करना। अब आपको एक बात बता रहा हूँ कि मानो सपोज कोई भी अगर जीव है वो विलुप्त हो जाता है, कोई भी यहाँ पे प्रजाति है वो विलुप्त हो जाती है, तो उससे जो क्या होता है, जो प्रकृति का सिस्टम है वो क्या हो जाता है, जो एक फूड चेन होती है वो खराब हो जाती है। क्योंकि अगर वो विलुप्त हो गया तो उस पर जो जीव निर्भर है उसको भी मतलब उसको भी प्रॉब्लम होगी और वो भी धीरे धीरे विलुप्त होगा। तो ऐसे में बहुत सारे जीव क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। तो इसलिए प्रत्येक जो प्रजाति है यहाँ पे जो पृथ्वी में रहती है उसको क्या है, उसका जीवित रहना जरूरी है। अगर विलुप्त हो गई तो जो सिस्टम होता है प्रकृति का, जो प्रकृति का संतुलन होता है वो खो जाता है। इसलिए यहाँ पे सरकार ने तरह तरह से ऐसे नियम कानून बना रखे हैं कि ताकि जितने भी वन्यजीव प्राणी हैं, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हों, चाहे वो जंतु हों, उनको यहाँ पे क्या किया जा सके, संरक्षित किया जा सके, उनको सुरक्षित रखा जा सके। इसलिए यहाँ पे लागू किया गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि टाइगर्स को सुरक्षा देना, जो विलुप्त हो रहे हैं बाघ उनको बचाना, मतलब बाघों को विलुप्त होने से बचाना, इसका उद्देश्य है। और इसकी स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल 1973 को टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना यहाँ पे की गई। और अब देखो पहले क्या होता है, जब यहाँ पे भारत में ब्रिटिश शासन था तो ब्रिटिश क्या करते, उनको बाघों का शिकार करने का काफ़ी शौक था और उन्होंने भारत में बहुत सारे बाघों का शिकार किया। और साथ साथ जो यहाँ पे पहले राजा महाराजाओं का शासन भी हुआ करता है तो उस टाइम भी बहुत सारे बाघों का यहाँ पे शिकार हुआ। उससे पहले बहुत सारे यहाँ पे बाघों की संख्या थी और जैसे जैसे बाघों का शिकार बढ़ता गया वैसे वैसे यहाँ पे बाघों की संख्या भी घटती गई। और यहाँ पे अब सरकार ने जब देखा कि यहाँ पे बाघ बिल्कुल क्या हो रहे हैं, संख्या घटते विलुप्त होने के कगार पे पहुँच गए हैं, तब सरकार ने यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पे लाया, जिसके उद्देश्य क्या था कि जो बाघों की प्रजाति है उनको विलुप्त होने से बचाना। और जब यहाँ पे ये प्रोजेक्ट टाइगर योजना लागू की गई तो प्रारंभ में सिर्फ यहाँ पे कितने थे, 9 टाइगर रिजर्व यानी बाघ अभयारण्य थे जहाँ पे बाघों को संरक्षित रखा जाता है। लेकिन अब यहाँ पे ये बढ़कर कितने हो गए, टोटल भारत की बात करें तो भारत में अब बाघ संरक्षण कितने हैं, यानी टाइगर रिजर्व केंद्र कितने हैं, 50 टाइगर रिजर्व हैं। तो बहुत ही मतलब एक अच्छा कदम था यहाँ पे कि बाघों को, जो विलुप्त हो रहे थे बाघों की प्रजाति, उनको यहाँ पे बचाया जा सके। उसके बाद यहाँ पे वन संरक्षण अधिनियम 1980, क्योंकि वनों को भी जब तक सुरक्षित नहीं रखा जाए, संरक्षण नहीं रखा जा सकता तो कहीं ना कहीं वो उसमें जो एक प्रकृति का संतुलन होता है वो खो जाता है। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ये कब लागू किया गया, 25 अक्टूबर 1980 को। और इसका प्रमुख वो क्या था, बिंदु है इसका, प्रमुख उद्देश्य क्या था इसका, कि जो भी फॉरेस्ट एरिया जो केंद्र के अंतर्गत आते हैं, केंद्र सरकार के अंतर्गत जो भी फॉरेस्ट एरिया आते हैं उनमें कोई भी नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी का मतलब है यहाँ पे कि कोई भी मतलब वनों को काटना और यहाँ पे किसी भी जंगली जानवर का शिकार करना। तो फॉरेस्ट एरिया में अगर आप नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी करते हैं बिना केंद्र की अनुमति से तो आपको यहाँ पे दंडित किया जा सकता है। कानून के तहत जो भी वहाँ पे दंड निर्धारित किया जाएगा वो आपको दंड वहाँ पे दिया जाएगा। इसलिए फॉरेस्ट एरिया में नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी बिना केंद्र की अनुमति से नहीं हो सकती। ये था वन संरक्षण अधिनियम यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में। उसके बाद आता है यहाँ पे भारतीय वन सर्वेक्षण, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ पे सरकार ने बहुत सारे ऐसे कदम तो उठाए थे कि वनों को भी संरक्षित किया जा सके, वन्य जीवों वन्य प्राणियों को भी संरक्षित किया जा सके। लेकिन सरकार ने ये सोचा कि हम यहाँ पे इतना मतलब नियम कानून बना रहे हैं तो हमें ये भी सर्वे करना चाहिए कि वनों में मतलब क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है, वनों की संख्या बढ़ रही है या वनों की संख्या घट रही है, या कौन सी प्रजाति विलुप्त हो रही है, कौन सी प्रजाति में क्या हो रहा है इंक्रीज कर रही है, कौन सी प्रजाति की संख्या बढ़ रही है। तो इन सब चीज़ों के लिए यानी वनों से संबंधित रिपोर्ट तैयार करने के लिए स्थापित किया गया यहाँ पे FSI यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि प्रत्येक 2 साल में क्या करता है, वनों का सर्वे करता है, वनों की रिपोर्ट तैयार करता है और सरकार के सामने पेश करता है। तो FSI एक क्या है, पर्यावरण व वन मंत्रालय के अधीन एक संस्था है
किसके अंतर्गत आता है ये? पर्यावरण व वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसकी स्थापना सर्वप्रथम कब हुई? 1981 में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, FSI की स्थापना 1981 में हुई। इसका मुख्यालय देहरादून है और उद्देश्य क्या था? देश में वन सर्वेक्षण करना व वन संसाधनों का आकलन करना कि हमारे पास वन संसाधन कितने हैं। और भारतीय वन सर्वेक्षण यानी FSI द्विवार्षिक वन स्थिति रिपोर्ट तैयार करता है। तो प्रत्येक 2 साल में ये क्या करता है? अपनी वन रिपोर्ट तैयार करता है। और FSI ने अपनी पहली वन रिपोर्ट तैयार कब की थी या कब पेश की थी? तो वो की थी 1987 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ये भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि FSI ने अपनी पहली रिपोर्ट कब तैयार की? तो 1987 में। अब यहाँ पे आया पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। इसकी स्थापना कब हुई? 19 नवंबर 1986 को हुई और प्रमुख उद्देश्य था इसका पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम करना। अब मैं आपको बता दूं कि मतलब कोई भी अगर जो प्रजाति है यहाँ पृथ्वी में, तो उसका उसमें सबसे बड़ा इफेक्ट किसका होता है? पर्यावरण का होता है, उसके आसपास का जो क्षेत्र है, परिवेश है। अब देखो सपोज कोई प्रजाति है, उसको यहाँ पे क्या है, उसका जो अनुकूलन है, जहाँ पे वो रहता है वो ठंडे क्षेत्र का प्राणी है। लेकिन अगर पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या हो रहा है, वहाँ पे उस क्षेत्र में क्या हो गई? गर्मी बढ़ गई। जैसे हो रहा है आजकल की, मतलब पहले कुछ एरिया ऐसे कि जहाँ पे बहुत ठंडा हुआ करता, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे गर्मी बढ़ती जा रही है। तो जो प्रजाति जो ठंडे इलाके में रहती थी, वो क्या हो जाता है, उस माहौल को सहन नहीं कर पाएगा, जो उसका क्या है वहाँ पे, जहाँ वो अनुकूल परिस्थिति में रह सकता था, अब वो उसके मतलब जो परिस्थितियाँ थी वो क्या हो रही है? उसके विपरीत होती जा रही है, उसके पर्यावरण के विपरीत होती जा रही है, उसके परिवेश के विपरीत होती जा रही है। तो इसलिए ऐसे में उस जाति का क्या हो जाता है? वो जाति विलुप्त हो जाती है, क्योंकि उसे उस प्रकार का पर्यावरण नहीं मिल पाता है, उस प्रकार का परिवेश नहीं मिल पाता था जहाँ पे वो अनुकूलन यानी अपनी परिस्थिति के अनुसार वहाँ पे जो अनुकूल परिस्थिति उसकी, वहाँ पे वो अब क्या हो गई है? प्रतिकूल परिस्थिति हो गई, यानी उसके विपरीत वो परिस्थिति हो गई जहाँ पे वो रहता था। तो ऐसे में वो प्रजाति क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तो कुल मिला के बात ये है, निष्कर्ष ये है कि जो भी प्रजाति है उसमें उसके चारों ओर का परिवेश यानी जो पर्यावरण होता है उसमें बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है पर्यावरण का किसी भी जाति के जीवित रहने में। इसलिए पर्यावरण प्रदूषण का रोकथाम क्या है? अति आवश्यक है। उसके बाद यहाँ पे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारतीय वन्य जीव संस्थान, इसकी स्थापना 1982 में हुई और मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको नोट करना है। और भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना 1962 में हुई। देखो ये 3 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। और केंद्रीय वन आयोग यानी सेंट्रल फॉरेस्ट कमीशन की स्थापना 1965 में हुई। और उसके बाद हुई यहाँ पे भारतीय वन सेवा आयोग यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्वे IFS की स्थापना 1966 में। अब देखो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में IFS यानी इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस के बारे में बताया था, जिसकी स्थापना 1864-65 में हुई थी। ठीक है, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो इंपीरियल फॉरेस्ट सर्वे क्या थी? जैसे चलो पहले मैं IFS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे IAS होता है, IPS होता है, उसी प्रकार होता है IFS। ये तीनों क्या है? फर्स्ट क्लास की यहाँ पे पोस्ट इंडिया में। और इन तीनों में चयन कहाँ से जाता है? जब आप क्या है सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देते हैं, UPSC का एग्ज़ाम आप देते हो, तो उसके बाद आप IAS, IPS या IFS के लिए चुने जाते हो, या जो आपको पसंद है आप चुन सकते हो। तो IAS हो गया, IPS हो गया, पुलिस सर्विस, और ये हो गया फॉरेस्ट सर्विस। तो IFS की स्थापना 1966 में हुई। लेकिन इससे पहले भी IFS था यानी इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस। जब यहाँ पे भारत में ब्रिटिश शासन हुआ करता, उस टाइम ये जो IFS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस था, उसका नाम क्या था? इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस। और शुरुआत में इसकी स्थापना हुई, फिर 1867 में इसका प्रथम एग्जाम हुआ था। और उसके बाद जो इस एग्जाम को क्वालिफाई जिन्होंने किया था, वो ट्रेनिंग के लिए कहाँ जाते हैं? जर्मन और ब्रिटेन जाते हैं। लेकिन बाद में जब देहरादून में FRI यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, खैर उसका नाम बाद में पड़ा, लेकिन उससे पहले वो फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून था, बाद में इंस्टीट्यूट का नाम से वो जाना गया। तो बाद में उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? अब देहरादून में होती है। तो यानी जो IFS में जो IFS चुनते हैं यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जाना चाहते हैं, उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? तो वो होती है FRI में। FRI यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ है? देहरादून में स्थित है। तो ये तो हो गया आज की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपसे शेयर की। तो मैं आपको जैसे मैंने पहले बताया, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो इस वीडियो में मैंने बताया था उसके नोट्स आपको अच्छे से बनाने हैं। और जहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स होती है, आप कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। बाकी ये सारे नोट्स आपको हमारे उत्तराखंड जनरल नॉलेज 2020 के ऐप में मिल जाएंगे। और जो भी हम यहाँ पे वीडियो लेके आते हैं, उसके सारे नोट्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। और दोस्तों साथ साथ आपको बता दूं कि आप हमें हमारे फेसबुक पेज और ग्रुप में फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम
क्या लाते हैं आपके लिए, नोट्स प्रोवाइड करते हैं। और साथ साथ अब देखो सिर्फ आपने नोट्स पढ़ दे तो वही क्या है, मतलब उतना ही लिमिटेड नहीं है, आपको किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, किस टाइप से आपको तैयारी करनी है। तो हम यहाँ पे जो हमारा फेसबुक पेज और ग्रुप है वहाँ पे हम लगातार MCQ क्वेश्चनों के वहाँ पे क्या प्रत्येक दिन क्या करते हैं, प्रैक्टिस कराते रहते हैं, वहाँ पे MCQ क्वेश्चन डालते रहते हैं। तो इसलिए आप हमारे फेसबुक पेज और ग्रुप में जुड़ सकते हो। वहाँ से आपको मतलब क्वेश्चन करने की आदत होनी चाहिए। मतलब एग्जाम में आप अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है और आप डायरेक्ट एग्जाम में चले गए हो तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर आपने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।